Hello everyone, welcome to iKitab. First of all, I'm so sorry for the inconvenience caused in the last 2 days. I will try my best to make it up for you. Along with that, I wish you all a very happy and belated Pongal and Makar Sankranti, and I wish that all your dreams come alive this particular year. Let's take a pledge together to give in more time and put in more intensity to reach our goals this particular year. On that note, let's start with our editorial discussion for 15th of January. The first topic that we have to talk about is the sign of unfreezing. Now, this particular article talks about Siachen Glacier. Now, Siachen का जो इश्यू है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी दिनों से चल रहा है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने काफी सारी कोशिशें भी की है, बट वो कोशिशें अभी तक फ्रूटफुल नहीं रही. तो उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है बाय मिस्टर श्याम सरन. नाउ ही हैज बीन अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, तो इनके इनसाइट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज एन एडिटोरियल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. नाउ 12th ऑफ जनवरी को क्या होता है, जो हमारे आर्मी के जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उसमें उन्होंने बोला कि जो सियाचिन का ग्लेशियर है वहां पे डीमिलिटराइजेशन होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं. देखिए, सियाचिन एक ऐसा रीजन है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी दिनों से कंटेंशियस रहा है. मतलब दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स रही हैं इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, और दोनों ही कंट्री यहां पर चाहती हैं इस पर्टिकुलर रीजन को मतलब थोड़ा सा शांति का रीजन बनाने के लिए. मतलब यहां पर जो प्रॉब्लम्स है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसको पीस के लेवल पे लेकर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जो हमारे इंडियन आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने इस बात को बोला कि लेकिन सबसे पहले अगर आपको इस चीज को डिमिलिटराइज करना है तो उससे पहले पाकिस्तान को पहले ये ऑथेंटिकेट करना होगा. मतलब ये मानना होगा कि जो एजीपीएल है, देखिए जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, पहले सबसे पहले उसको मानना होगा. और एजीपीएल के अंदर जो दोनों ही कंट्री के जो ट्रुप्स है ना, उसको सबसे पहले डिमार्केट करना होगा कि कौन सी कंट्री के ट्रुप्स कहां पर एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट है. ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये समझना है कि एजीपीएल क्या होता है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन. देखिए एजीपीएल जिस तरह आपने एलओसी सुना होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में. सिमिलरली एलएसी होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इंडिया और चाइना के बीच में है. उसी तरीके से एजीपीएल जो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. देखिए जो सियाचिन वाला पार्ट है ना, सियाचिन साल्तोरो एक टाइप का ग्लेशियर है, वहीं पर ये एजीपीएल प्रेजेंट है जहां पर एक्चुअली अभी ट्रुप्स दोनों प्रेजेंट है. देखिए एलओसी क्या है, एलओसी वो लाइन है जहां पर हमारा ये आइडियल कंडीशन है. मतलब हम चाहते हैं कि इंडिया मतलब एलओसी के साउथ में रहे और पाकिस्तान उसके नॉर्थ में रहे, ऐसा हम चाहते हैं, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं, राइट. जो एलओसी है हमारा, उसके अंदर पाकिस्तान घुस गई थी. आपको याद होगा 1947 के बाद अंदर घुस गई थी, और जहां पर एग्जैक्टली पाकिस्तान अभी प्रेजेंट है ना, दैट इज कॉल्ड एज एजीपीएल, दैट इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एजीपीएल है उसको सबसे पहले तो इसको डिमार्केट किया जाए, प्रॉपर्ली इसको डिमार्केट करें, ताकि दोनों जो ट्रुप्स हैं, दोनों ही कंट्री के जो ट्रुप्स हैं, सबसे पहले ये मालूम चल सके कि कौन सी कंट्री के ट्रुप्स कहां तक पहुंच गई है. तो इंडियन आर्मी के चीफ ने भी रिसेंटली यही बोला है कि पाकिस्तान को पहले इस चीज को मानना होगा, उसके बाद ही हम इस चीज को डीमिलिटराइज करने के बारे में सोचेंगे. जो एजीपीएल है, अब सिंपली सोचेंगे इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री पोस्ट है उसका एक टाइप का डिवाइड है, मतलब उन दोनों को डिवाइड करता है. ठीक है, जो करंट पोजीशन है, मतलब जो आइडियल पोजीशन है वो तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज एलओसी, बट जो करंट पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज एजीपीएल, यानी कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है अभी के टाइम में. ठीक है, अराउंड हम 110 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ऊपर वाले पार्ट में, सियाचिन ग्लेशियर वाले पार्ट में अराउंड 100 किलोमीटर का बॉर्डर है. उस पूरे रीजन में जो ये वाला पार्ट सियाचिन के नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड एज एजीपीएल. अब ये मैप में इसको समझेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा. नाउ देखिए, ये हमारा जेएनके का पार्ट है, राइट. दिस एंटायर जेएनके एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया, बट इसका अगर आप इधर नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, बिकॉज 1947 में क्या हुआ था, 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिला था दोनों ही कंट्री को, इंडिया और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने एक्चुअली यहां से इन्फिल्ट्रेट कर दिया था. ठीक है, इन्फिल्ट्रेट करने के बाद दे वर एबल टू रीच अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, दिस कॉल्ड एज एलओसी. ठीक है, अब यहां तक जब वो पहुंच गए थे ना, तो यहां पर इंडियन आर्मी ने यहां पर एक अग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने बोला कि जो ट्रुप्स अभी कहां जहां पर है, मतलब जो इंडियन ट्रुप्स आप वहां पर आप वहीं पे रहो, हमारे इंडियन ट्रुप्स जो यहां पर है हम यहीं पे रहेंगे. ठीक है, तो इन दोनों चीजों को वहीं पे रोकने के लिए, ताकि प्रॉब्लम्स और आगे ज्यादा ना इंक्रीज हो, इंडिया और पाकिस्तान ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया, और दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर रीजन, जो कि रेड कलर में आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड एज अक्साई चीन. ठीक है, इसे आप कह सकते हैं अक्साई चीन. ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है. देखिए ये भी एक्चुअली कश्मीर का पार्ट है, यानी कि एक्चुअली दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट दिस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना. ठीक है, और एक्चुअली अगर आप शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था. ठीक है, 1962 के वॉर के बाद. तो अब समझ के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, एक्चुअली ये हमारा पार्ट है, बट और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो चाइना के पास है. ठीक है, अब देखिए यहां पर देखेंगे आप, दिस इज चाइना का पार्ट, दिस इज पाकिस्तान के पार्ट, दिस इज इंडिया का पार्ट. तीनों के बीच में अगर दिस पर्टिकुलर रीजन आप देखेंगे ना, दिस इज कॉल्ड एज सियाचिन ग्लेशियर.
यहाँ पर दो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर और साल्तोरो रीजन, ठीक है, ये दोनों यहीं पे प्रेजेंट है। नाउ देखिए यही जो वाला पार्ट है ना, जब यहां पर जब ट्रुप्स पहुंच चुकी थी तो इसके ऊपर अग्रीमेंट कैसे साइन होगा ना, उस चीज के बारे में अभी हम थोड़ा सा समझेंगे प्रॉपर्ली। बट यहाँ पे शॉर्ट में आपसे ये समझिए, ये वाला जो पार्ट है जो सियाचिन, यहाँ पे सियाचिन है और सियाचिन के ही जो पास में है, दिस इज कॉल्ड एज एजीपीएल। ये 100 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एजीपीएल। यहीं पर हमने जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां पर सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है, मतलब यहां पर एक और प्रॉब्लम है, मतलब अलॉन्ग विद दिस एंटायर थिंग एलओसी के साथ साथ एजीपीएल का जो इशू है ना, ये सबसे ज्यादा इशू है, मतलब यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। और देखिए दिस इज द ओनली, जो आप ब्लू पोर्शन में देख रहे हैं, दिस इज द ओनली बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिमार्केटेड है। आपको ध्यान रखना है, जेएनके के अंदर सारा का सारा एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट जो कि पंजाब के साथ, यानी कि जो जेएनके और जस्ट नीचे यहां पर पंजाब है, इन दोनों के साथ जो लगता है ना, आपने सुना होगा वाघा बॉर्डर जो है वो यहीं पे प्रेजेंट है, पाकिस्तान के पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली पार्ट जहां पर जो एक्चुअली लीगल है, इसके अलावा बाकी सारा जितना भी है, दिस हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड दिस हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों रीजन पूरी तरीके से इलीगल है। नाउ देखिए जो हमारे इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज पिछले कुछ सालों में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो लगातार खराब हो रहे हैं, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को फिर से इंप्रूव करने के लिए देखिए, आपको याद होगा हमने लास्ट कुछ जितने भी हमने एडिटोरियल्स में बात की है, हमने एक चीज समझा है कि इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि पूरे एशिया को एक साथ लेके चलने की, मतलब वो एक कॉन्टिनेंटल प्लान बना रहा है, ठीक है। एशिया, इंडिया एक कॉन्टिनेंटल प्लान बनाना चाह रहा है ताकि जितना भी एशिया है, जितने भी कंट्रीज एशिया के अंदर है, उन सबको एक साथ लेकर डेवलपमेंट के नीड्स को कंप्लीट कर सके। नो, एशिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज पाकिस्तान, जो इंडिया का इमीडिएट नेबर है, राइट। तो सबसे पहले इंडिया को ये करना होगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़े से इंप्रूव करना होगा, राइट। उसके लिए ये एक स्टेप लिया गया है, ठीक है, इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा। नाउ यहां पर बोला गया है कि जो इंडियन एयर फोर्सेस है, जो इंडियन आर्मी जो इंडियन आर्मी के जो फोर्सेस हैं, वो पीछे तभी होंगे जब पहले पाकिस्तान इस चीज को बात मानेगा। देखिए इंडिया के अंदर एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर पाकिस्तान के बोले बिना अगर इंडिया इस चीज से पीछे हो जाती है, देखिए पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान बोलता है पहले इंडिया पीछे होगा, ठीक है, तब हम जाके पीछे होंगे। इंडिया बोलता है पहले पाकिस्तान पीछे होगा, तब उसके बाद हम पीछे होंगे। तो ये जो पोजीशन है ना, इन दोनों के कारण प्रॉब्लम कभी मतलब वही नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हम पाकिस्तान की बात मान के इंडिया की फोर्सेस अगर चेक करने के लिए कि पाकिस्तान पीछे होती है या फिर नहीं होती है, हम अगर पीछे हो भी जाए तो इंडिया के अंदर इसको डिफीट माना जाता है कि इंडिया यहां पर पाकिस्तान को छोड़ के मतलब पीछे आ गई, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लोग वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को गलत तरीके से ले लेते हैं, उसको डिफीट की तरह ले लेते हैं, ठीक है। यहां तक कि कुछ लोग इसे एंटी नेशनल बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा ऑलरेडी 3-4 बार हो चुका है, ठीक है। इसी चीज के कारण इंडियन आर्मी यहां पर अपने पोस्ट को छोड़ने को रेडी नहीं होती है। इसलिए इंडियन आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने ये बोला है कि हम अपनी पोस्ट को फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान को एजीपीएल को मानना होगा, ठीक है। जब एजीपीएल मान लेंगे उसके बाद हम दोनों साथ में पीछे छोड़ेंगे, ठीक है, दोनों साथ में पोस्ट को छोड़ेंगे एंड दैट कैन बी एक्चुअली मतलब वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इवन दो जो इंडियन आर्मी चीफ का जो रेफरेंस है वो एक कंडीशनल रेफरेंस है, राइट। जैसा आपने देखा पहले पाकिस्तान को बोला जा रहा है पहले एजीपीएल को आप मानो, उसके बाद हम जाकर इस चीज को सॉल्व करेंगे। बट द पॉइंट इज कि इससे पहले तो ये कंडीशन भी नहीं आ रहा था, मतलब इंडिया ने पूरी तरीके से इस चीज को मना कर दिया था कि हम इस चीज पे बात नहीं मानेंगे, ठीक है। पिछले कुछ सालों से, जब से ऑब्वियसली जो उरी अटैक हुआ है, पठानकोट अटैक हुआ है, और पाकिस्तान के जितने भी गलत तरीके से जो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है, इस चीज के आंसर के मतलब एक आंसर के रूप में इंडिया यहां पर मना कर देता है कि हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते एक तरफ हम पीस टॉक्स करें, हम एक तरफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें एंड सेकंड तरफ आप हमारी कंट्री के अंदर मतलब टेररिज्म फैलाओ या फिर गलत तरीके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करो। तो एक टाइप का अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो रहा था पिछले कुछ सालों में, पर एटलीस्ट इस अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन से हटके यहां पर इंडियन आर्मी के चीफ ने यहां पर एटलीस्ट ये रेफरेंस दिया है कि हम एक कंडीशन आपको देते हैं कि अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो हम इस चीज को सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। नाउ अगर आप अराउंड 15 साल पीछे जाएंगे तो 2004 और 2006 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान ने काफी ज्यादा बातचीत करने की कोशिश की थी। नाउ जो बातचीत करने की कोशिश की थी दैट वाज कॉल्ड एज कंपोजिट डायलॉग, मतलब अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की थी। देखिए 1999 में जो वॉर हुआ था, कारगिल वॉर जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद एक्चुअली पाकिस्तान कुछ स्टेप्स ठीक है मतलब इंडिया की तरफ लिए थे, मतलब इंडिया ने काफी कोशिशें की थी कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव किया जाए, और उसके कारण यहां पर कंपोजिट डायलॉग स्टार्ट हुआ था। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजिट? कंपोजिट का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल डायलॉग्स एक साथ होते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायलॉग के अंदर टोटल 8 एजेंडास थे या फिर 8 आइटम्स थे। फर्स्ट वाज अबाउट द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जम्मू एंड कश्मीर का सबसे पहले इशू सॉल्व करना है, सबसे मेन चीज तो इसका यही था, ठीक है, जो इन 2 सालों में जो स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा सेकंड था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था दोनों कंट्री को एक दूसरे के लिए, मतलब इंडिया विल स्टैंड फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विल स्टैंड फॉर इंडिया, दिस वाज द मेन सॉल्यूशन। थर्ड वाज वुलर बैरेज। नाउ वुलर बैरेज को तुलबुल नेविगेशन बोला जाता है। नाउ अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वुलर बैरेज क्या है। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे, ठीक है, देखिए दिस इज श्रीनगर, श्रीनगर के जस्ट ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पे वुलर लेक प्रेजेंट है। वुलर लेक के वेस्टर्न साइड में इंडिया एक बैरेज बना रहा है, ठीक है। जब ये बैरेज बनाएगा ना, देखिए वुलर बैरेज से ही मतलब वुलर लेक से ही यहाँ से झेलम रिवर
निकलती है, ठीक है। ये झेलम रिवर जो है आगे जाकर देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज झेलम रिवर, ये झेलम रिवर आगे जाकर पाकिस्तान के अंदर पानी देता है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला था हम यहाँ पर एक बैरेज बनाएंगे, मतलब एक टाइप का बांध बनाएंगे। जब ये बांध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पानी का फ्लो जो है रिड्यूस हो जाएगा, उसके कारण पाकिस्तान के अंदर जो पानी जा रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और प्रॉब्लम है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है। इसके अलावा दोनों कंट्री ने बात की थी कि हम एक दूसरे को फ्रेंडली एक्सचेंजेस करेंगे। देखिए जैसे आपने देखा होगा ईद के दिन होता है या फिर दिवाली के दिन क्या होता है, ईद के दिन क्या होता है, इंडिया वाले जो होते हैं पाकिस्तान को डिफरेंट बॉर्डर्स पे जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर मिठाइयां देते हैं, ठीक है। ईद के दिन मिठाइयां देते हैं। सिमिलरली दिवाली के दिन क्या होता है, पाकिस्तान वाले इंडिया को देते हैं मिठाइयां। इससे क्या होता है, एक टाइप का फ्रेंडली एक्सचेंजेस होता है ताकि दोनों कंट्री के बीच में थोड़े थोड़े फ्रेंडली रिलेशन इंप्रूव होते रहे। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है जो दोनों कंट्री के बीच में, दैट इज सियाचिन। नाउ सियाचिन ग्लेशियर को समझिए, जैसा हमने अभी बात की थी। देखिए दिस इज एंटायर जेएनके का ये वाला पार्ट है। देखिए दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दिस इज चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, दैट इज कॉल्ड एज अक्साई चीन। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन के जस्ट पास में साल्तोरो रीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों रीजन आपको ध्यान रखने हैं। तो सियाचिन जो है एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से चाइना, तीनों के बीच में यहां पर कहीं ना कहीं सैंडविच होकर रह गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सर क्रीक। सर क्रीक देखिए गुजरात के अंदर है, प्रेजेंट है। अगर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को देखेंगे, नाउ सी दिस पर्टिकुलर मैप, यहां देखेंगे दिस इज गुजरात, ठीक है। दिस इज इंडिया, ठीक है। दिस इज गुजरात। अगर आप देखेंगे यहां पर पाकिस्तान है, दिस इज इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो आप देख रहे हैं ना, दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस इज कॉल्ड एज सर क्रीक लाइन। ये लाइन देखिए, दिस लाइन दैट यू कैन सी, दिस लाइन, दिस इज सर क्रीक लाइन, ठीक है। जो ऊपर की तरफ पाकिस्तान है, नीचे की तरफ इंडिया है। ये भी एक टाइप का बॉर्डर डिस्प्यूट है जहां पर पाकिस्तान बोलता है कि हमारा रीजन काफी नीचे तक है, इंडिया बोलता है ऊपर तक है, ठीक है। इसके अलावा टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग जो कि लगातार पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर आती है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बारे में बात करनी थी। एंड फाइनली अगर हमें रिलेशनशिप को इंप्रूव करना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ट्रेड को बिल्ड करो, राइट। उसके लिए हम अपने इकोनॉमिक या फिर कमर्शियल कॉपरेशन को और ज्यादा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ट्रेड को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि दोनों रिलेशनशिप के, दोनों ही कंट्री के बीच में जो रिलेशनशिप है और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये था एक कॉम्पोजिट डायलॉग जिसके अंदर टोटल 8 आइटम्स थे, ठीक है। हमने समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजों पर बातें चल रही थी ताकि इंडिया और पाकिस्तान जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ना। यही जो पीरियड था, यानी कि 2004 से 2006 के बीच में दोनों साइड से यहाँ पर काफी चीजों के लिए अग्री भी हो गई थी। लेकिन उन्होंने एक चीज जो सबसे ज्यादा मानी थी वो ये था कि दो इश्यूज पे हमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उस पे अग्रीमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट इज सियाचिन ग्लेशियर और सेकंड इज सर क्रीक। ना देखिए सियाचिन और सर क्रीक दोनों ही जो है एक टाइप के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। अगर इन दोनों को हम जल्दी सॉल्व कर दे तो कहीं ना कहीं देखिए जो हमारी 8 आइटम की लिस्ट है वो कम होकर एटलीस्ट 6 पे तो आइए ना, मतलब कुछ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले सियाचिन और सर क्रीक को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे नेगोशिएशन होने स्टार्ट हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली फॉरेन लेवल के, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे। फॉरेन सेक्रेटरी जो होते हैं, जो इंडियन जो फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे काफी सारी बातें हुई, प्रॉब्लम मतलब को सॉल्व करने की कोशिश की ना। वहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, जो मेजर स्टिकिंग पॉइंट आ रहा था, दैट वाज एजीपीएल। एजीपीएल को जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है उसको पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था, और सिमिलरली इंडिया वहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऑब्वियस बात है, इंडिया पीछे हट नहीं सकता था और पाकिस्तान पीछे हट नहीं रहा था, राइट। इसी चीज के लिए यहां पर ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, स्पेशली सियाचिन के ऊपर ना। लेकिन ऐसा देखा गया कि इससे पहले, देखिए ये बात हो रही है 2004-06 के बीच में, पर इससे पहले देखा गया था 1992 के टाइम में जो हमारा गवर्नमेंट था उसने कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी का बायलैटरल टॉक्स हुए थे उस टाइम में, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी के जो बायलैटरल टॉक्स 1992 में हुए थे, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, और उसके बाद अगेन जब यहां पर फॉरेन सेक्रेटरी का लेवल हुआ था तो इस बात को फिर से रीइटरेट किया गया था, और 2006 के अंदर भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काफी ज्यादा बात की गई थी। मतलब जो दोनों ही कंट्री के ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, बट इसके बावजूद दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट वाज नॉट फॉर्मलाइज्ड एंड इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस। एक बात देखिए 1992 में क्या होता है, पाकिस्तान ने बैकआउट कर लिया, और 2006 में क्या हुआ, और यहाँ पर सॉरी 1992 में क्या हुआ, इंडिया ने बैकआउट कर लिया, और 2006 में पाकिस्तान ने बैकआउट कर लिया। इसके बारे में अभी हम समझेंगे। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, बैकग्राउंड इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप का, स्पेशली सियाचिन ग्लेशियर के आसपास का देख रहे हैं। देखिए दिस इज अगर दिस इज जेएनके, ये वाला पार्ट जो सियाचिन ग्लेशियर है, यानी दिस इज पीओके, दिस इज चाइना ऑक्युपाइड वो कश्मीर, ठीक है। दोनों को सॉल्व करने की प्रॉब्लम। हाँ जी, तो देखिए 1949 में क्या होता है, यहाँ पर जो सियाचिन है, यहाँ पर दिस पार्ट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड, दिस पार्ट इज चाइना ऑक्युपाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1949 में एक सीजफायर एग्रीमेंट होता है। 1947 में क्या हुआ था, उससे पहले जैसा हमने बात किया था, जेएनके के अंदर पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया था, राइट। 1947 में पाकिस्तान ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1949 में एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। तो उस फायरिंग को सीज करने का एग्रीमेंट साइन हुआ था 1949 के अंदर, ठीक है। नाउ ये जो सीजफायर लाइन जो ड्रॉ किया गया था ना, ये लाइन इस तरह ड्रॉ किया गया ताकि जो पाकिस्तान के जो ट्रूप्स जहां पर है वहीं पर रुक जाए, एंड दैट वाज अप टू अ पॉइंट कॉल्ड एज NJ 9842, ठीक है ना। इसे समझते हैं NJ 9842 कहां पर है एग्जैक्टली।
ओके देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को देखेंगे ध्यान से, ये वाला पार्ट देखिए, दिस इज जे एंड के का अगर आप यहाँ पर टॉप वाला पार्ट देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एनजे 984, ठीक है, यहीं तक ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट एक्चुअली साइन हुआ था। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो छूटा हुआ है पार्ट, ठीक है, ये पार्ट एक्चुअली छोड़ दिया गया था। दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंडिया डिड। इंडिया ने इस पार्ट को ओमिट कर दिया था बिकॉज यहाँ से एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट हो रहा था। तो इंडिया ने ये बोल दिया कि यहाँ से नॉर्दर्न साइड में जो है ये बॉर्डर चलेगा, मतलब जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एनजे 984 तक तो डिमार्केटेड है, मतलब ये यहां से तो पूरी तरीके से डिमार्केट कर दिया गया, बट यहां पे लाके एनजे 942 तक लाके छोड़ दिया गया। यहां से बोला इंडिया ने, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने, कि यहां से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब नॉर्दर्न साइड में बॉर्डर जो बाउंड्री है वो होगी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है ना, यही पार्ट एक्चुअली डिस्प्यूट कॉज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसी को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एनजे 942 तक तो प्रॉपर्ली इसको कर दिया, उसके बाद बोला बियॉन्ड दिस द एग्रीमेंट स्टेटेड दैट द लाइन वुड रन नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर तक नॉर्दर्न साइड में चलेगा, ठीक है। और ये पार्ट जो है पूरी तरीके से अनडिमार्केटेड छूट गया उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब इस सेम चीज को देखिए, ये चीज हुआ था 1949 के अंदर, सेम चीज यहां पर क्या हुआ 1971 के अंदर जो होता है शिमला एग्रीमेंट होता है। ये जब आपको याद होगा जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, ठीक है, जब जो पाकिस्तान जो दो पार्ट में था, वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान, तो ईस्टर्न पाकिस्तान जब टूट गया और बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक शिमला एग्रीमेंट साइन होता है। इस शिमला एग्रीमेंट के बीच में भी इस चीज को फिर से रिपीट किया गया था दैट ये जो एनजे 984 है उसके नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर तक वो पूरा का पूरा बाउंड्री की तरह काम करेगा, जिसके ईस्टर्न साइड में इंडिया रहेगी, उसके वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान रहेगी, ठीक है। ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये हमारे लिए गलती हो गई बिकॉज हमने इसको ओमिट कर दिया। हमने ओमिट क्यों किया? एनजे 984 से हमने सोचा कि नॉर्दर्न साइड में है तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं होगी, बिकॉज सियाचिन ग्लेशियर तो उसके ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है, बहुत ही ज्यादा ठंड का इलाका है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा टाइम आ गया जहां पर प्रॉब्लम बढ़ गई, बिकॉज अगर देखेंगे 1962 के आसपास क्या हुआ, हमारा चाइना के साथ भी बॉर्डर स्टार्ट हो गया। तो जो ईस्टर्न पार्ट है, जो हमारा जेएनके का जो ईस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट हमारा पीओके वो था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड था, और ईस्टर्न पार्ट हमारा चाइना ऑक्यूपाइड था, ठीक है। और यहां पर बीच में कहीं ना कहीं सियाचिन फंसा हुआ था। तो एनजे 984 यहां पर था बिल्कुल टॉप पे। अगर नॉर्दर्न जाते तो जो सियाचिन था वहां तक के लिए हम डिमार्केट करना चाहते थे, लेकिन हमने इस चीज को ओमिट किया, मतलब हमने चीज को प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया। इसी चीज के कारण यहां पर देखिए सियाचिन का जो एरिया है वो सैंडविच्ड है, एक तरफ पाकिस्तान है टू द वेस्टर्न साइड और एक तरफ चाइना है टू द ईस्टर्न साइड, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं। अब इंडिया के लिए अगर इस चीज को इंडिया ने प्रॉपर्ली इसको मतलब मिटिगेट कर दिया होता, डिमार्केट कर दिया होता 1972 के अंदर, तो शायद ये प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्व हो गया होता, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखिए इसको हल्का सा मैप पे समझते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे, जैसा आपने देखा एनजे 9842 पॉइंट यहां पर है, इसके नॉर्दर्न साइड में ये वाला पार्ट जो है सियाचिन ग्लेशियर का एक्चुअली मतलब ऐसा इंडिया बोल रहा था कि इसके नॉर्दर्न साइड में अगर जाएंगे तो यहीं पर बाउंड्री डिमार्केट होगी, मतलब यहीं से ये वाला पार्ट जो है वो होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं, इंडिया के हिसाब से बाउंड्री ये है, ठीक है, बट पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान बोल रहा है ये पूरा जो चीज है वो हमारा है, ठीक है। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ रहे हैं। तो इंडिया चाहता था कि ये नॉर्दर्न साइड में जाए बाउंड्री, बट पाकिस्तान ने इस बाउंड्री को इस तरीके से ले लिया। तो यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज द पाकिस्तान प्रपोज्ड बॉर्डर। पाकिस्तान चाहता है कि बॉर्डर यहां पे हो, और यही जो इश्यू है इसने एक्चुअली पाकिस्तान की ट्रुप्स यहां तक पहुंच चुकी है और इंडिया की ट्रुप्स यहां तक पहुंच गई है और यहीं पे जाके रुके हुए हैं। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, दिस इज कॉल्ड एज एजीपीएल। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा। देखिए दिस एंटायर थिंग, ठीक है, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट जो है ना पूरा, ये इंडिया चाहता है कि ये रहे, मतलब बॉर्डर रहे, बट पाकिस्तान चाहता है कि ये बॉर्डर रहे, और यहीं पर इंडिया जो है पूरी पहुंचा हुआ है, पूरा सियाचिन इंडिया के अंदर एक्चुअली है, ठीक है। और पाकिस्तान इस चीज को हथियाना चाहता है। इसी चीज को रोकने के लिए ये जो लाइन बनाई गई है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ठीक है, दिस इज हेल्ड बाय इंडिया। आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको एग्जैक्टली समझ आ गया कि एग्जैक्टली इशू क्या है यहाँ पर, एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां से कहां चल रही है। अब देखिए होता क्या है, 1970s के आसपास में इंडिया ने ये पाया कि जो सियाचिन का एरिया है ना, वहां पर पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, जैसे कि वहां पर पाकिस्तान ने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस वगैरह स्टार्ट कर दिए। अब समझ रहे हैं, एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन का पाकिस्तान बोल रहा है इस तरीके से लाइन आ रहा है, इंडिया बोल रहा है इस तरीके से, यानी कि ये पूरा माउंटेन एक्चुअली इंडिया के अंदर आता है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तान उसको पूरी तरीके से हथियाना चाह रहा है। तो अगर पाकिस्तान यहां पर माउंटेनिंग करवा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान इस एरिया को अपना समझ रहा है, ठीक है। इसी चीज के लिए प्रॉब्लम यहां पर इंडिया ने शो करनी स्टार्ट की, यहां पर प्रॉब्लम ने अपना मतलब इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन शो करना स्टार्ट किया। देखिए इसके साथ में एक चीज और स्टार्ट हुई, एक चीज स्टार्ट हुई कि यूएसए ने उस टाइम जो ऑफिशियल मैप स्टार्ट किए वर्ल्ड के, मतलब बनाने स्टार्ट किए, वहां पर उन्होंने एलओसी को यानी कि काराकोरम पास तक शो किया। ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इस ऐसे ना जाकर वह ऐसे जा रहा था यूएस के मैप्स के अंदर भी, मतलब समझ रहे हैं, इस पूरे एरिया को वो पाकिस्तान का शो कर रहे थे, मतलब पूरा सियाचिन ग्लेशियर वो पाकिस्तान का शो कर रहे थे। सेकंड, चाइना ने भी अपना नेक्स्ट मैप बनाया, उसमें उन्होंने यही शो किया कि पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर है, एंड दैट इज व्हाट
इंडिया ऑब्जेक्टेड टू, ठीक है। अराउंड 2300 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया था जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आता है, वो पूरा पाकिस्तान कंट्रोल के अंदर शो होना स्टार्ट हो गया। इन पहली बात तो पाकिस्तान के मैप के अंदर, दूसरा यूएस के मैप के अंदर, एंड थर्ड चाइना के मैप के अंदर। एंड दिस वाज द पॉइंट दैट इंडिया कुड नॉट टॉलरेट, सो इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, ठीक है। इस सियाचिन जो ग्लेशियर है उसको फिर से रीऑक्यूपाई करने के लिए 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया। अब पाकिस्तान ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए यहां पर इंडियन ट्रूप्स को डिसलॉन्च करने की फ्रॉम द हाइट्स, बिकॉज देखिए सियाचिन ग्लेशियर के ऑलरेडी ऊपर के वाले पार्ट में पाकिस्तान प्रेजेंट था। इंडिया ने यहां पर स्टार्ट किया, पाकिस्तान को ऐसा भगाया, ठीक है। ऑल्दो देखिए पाकिस्तान ने नीचे वाला पार्ट जो यहां पर था उसको कैप्चर कर लिया, बट ये ऊपर वाला पूरा पार्ट जो था ना वो इंडिया के कैप्चर के अंदर वापस आ गया, ठीक है। सो ये पूरा रीजन फिर से इंडिया के अंदर आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही होगी। अब क्या होता है उसके बाद 1988 में जो हमारे राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेनजीर भुट्टो जो उस टाइम थे उनके साथ, ठीक है। और दोनों ने ये चीज को माना कि सियाचिन ग्लेशियर का जो इशू है वहां पर आप मिलिट्री के थ्रू यहाँ पर उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श है। वहां पर हम वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हमें वहां पर दोनों को बातचीत करके सॉल्व करना होगा और दोनों ही ट्रुप्स को यहाँ पर पीछे करना होगा। बिकॉज देखिए वो अलग बात है कि सियाचिन इंडिया का है, पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का तो कभी हो नहीं सकता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज सियाचिन के अंदर जो सिचुएशन है, मतलब जो वहां पे कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उतनी ज्यादा हार्श है कि वहां पर कोई भी मिलिट्री वहां पर रह नहीं सकती है, वहां पर प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो वहां पर ह्यूमन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दोनों ही ट्रुप को वहां से वापस बुलाना ना ज्यादा बेटर होगा। हाउएवर दोनों ने काफी ज्यादा बातचीत तो की 1988 में, लेकिन उसका कोई फाइनल आउटकम नहीं आ पाया। लेकिन बिकॉज पाकिस्तान ने यहाँ पर इस बात को मानने से मना कर दिया कि हमारा जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, जो जिसको इंडिया मानता है, उस चीज को वहां पर पाकिस्तान ने मानने से मना कर दिया। पाकिस्तान का मानना यही था कि अगर सियाचिन ग्लेशियर यह है तो पाकिस्तान का लाइन इस तरीके से जाता है, ठीक है। और इसको इंडिया नहीं मान रहा था ऑब्वियसली, तो इंडियन साइड ने ये इंसिस्ट किया कि जब तक आप पहली बात तो इस पाकिस्तानी जोन जो है, मतलब आप जब तक पहले इस एजीपीएल को नहीं मानोगे तब तक पहली बात तो हम इस चीज के ऊपर बात ही नहीं कर सकते हैं। और सेकंड चीज डिसएंगेजमेंट तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि इस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे पहले तो एजीपीएल सॉल्व होगा, उसके बाद ही और किस चीज में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 1992 में नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, उन्होंने भी यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी के लेवल पे फिर से बातचीत करनी स्टार्ट की, ठीक है। और उस टाइम जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वहां पर उन्होंने यहां तक कि एक अग्रीमेंट भी साइन कर लिया, एक अग्रीमेंट साइन किया जहां पर उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान ने ये चीज मान लिया है कि वो फाइनली एजीपीएल को मान रहे हैं। मतलब एजीपीएल पे दोनों ही साइड्स को यहाँ पे प्रपोज जो एजीपीएल था उस चीज को उन्होंने मानने से मतलब वो कर दिया, रेडी हो गया, पाकिस्तान रेडी हो गई। उन्होंने बोला कि दोनों ही फोर्सेस की जो लोकेशन है उसको प्रॉपर्ली डिमार्केट किया जाएगा और उसके बाद फिर दोनों ही जो फोर्सेस है वो धीरे धीरे पीछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज को साइन करने से पहले डेफर कर दिया, मतलब मना कर दिया, और उसके बाद ये कभी साइन नहीं हो पाया, ठीक है। तो आई होप समझ रहे 1988 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने मना कर दिया, 1992 में यहाँ पर इंडिया ने मना कर दिया, ठीक है। किसी न किसी कारणों के कारण ये अभी तक अग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। 2006 में फिर से एक बार बातचीत स्टार्ट हुई जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल नेगोशिएशन फिर से स्टार्ट हुए ना। जब 2006 में बातचीत स्टार्ट हुई तो वहां पर हमारे पास 1992 का जो ड्राफ्ट अग्रीमेंट था वो ऑलरेडी बनाया था, राइट। 1992 वाला जो अग्रीमेंट था वो ऑलरेडी बना हुआ था, इसको हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया और वहां पर हमने फिर से शो किया कि पाकिस्तान एक बार ऑलरेडी अग्री कर चुका है कि हम यहां पर दोनों ही ट्रुप्स को साथ में अलग अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को सियाचिन ग्लेशियर का जो इलीगल डिमांड है उसको पूरी तरीके से छोड़ना होगा, ठीक है। इट वाज अग्रीड कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं एक फॉर्मल अग्रीमेंट करेंगे, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करेंगे, बट साथ ही साथ फेज्ड विड्रॉल करेंगे। इसका मतलब है एक साथ ही दोनों ट्रुप्स गायब नहीं हो जाएंगी, धीरे धीरे करके जाएंगे, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा जो कम रिस्क वाला एरिया वो पहले जाएंगे, उसके बाद एसेस करके जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो डीमिलिटराइज जोन है, मतलब ऐसा जोन है जिसको दोनों ही कंट्री ने डीमिलिटराइज छोड़ दिया, जहां पर दोनों मिलिट्री अपनी नहीं रखना चाहती है, उस पर्टिकुलर एरिया का जॉइंट मॉनिटरिंग किया जाएगा बाय अ पेट्रोलिंग पार्टी दैट विल कंसिस्ट ऑफ इंडिया प्लस पाकिस्तान के फोर्सेस दोनों ही, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो डीमिलिटराइज जोन है वहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फोर्सेस जो है एक साथ जाके मतलब बातचीत कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस मैटर को, ठीक है। इस चीज के लिए यहां पर इस चीज को किया गया। इसके अलावा बोला गया ये जो अग्रीमेंट साइन होगा उसके अंदर एक एनेक्स होगा। एनेक्स का मतलब होता है एक ऐसा एक अंदर क्लॉज लिखा होगा जो कि करंट लोकेशन शो करेगा सारे के सारे फोर्सेस की, ठीक है। और जब फोर्सेस विड्रॉ करेंगे तो किस पॉइंट पे जाएंगे ना, ये सारा का सारा इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर लिखा होगा और एग्जैक्टली स्केड्यूल लिखा होगा कि कितने दिनों में कितने फेजेस के अंदर कौन सी जो पार्टी है कितना पीछे जाएगी। तो ये था एक्चुअल वो पर्टिकुलर एनेक्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान ने ये चीज मानी कि जो अग्रीमेंट साइन होगा और जो एनेक्स साइन होगा दोनों की सेम लीगल वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अग्रीमेंट को आप मान रहे हैं एनेक्स को नहीं मान रहे हैं, फिर एनेक्स को मान रहे हैं एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों की सेम लीगल वैलिडिटी होगी और ये चीज भी आपको अग्रीमेंट के अंदर लिखना होगा कि दोनों की वैल्यू सेम है। आइडिया ये था कि जो लेस रिस्की वाला एरिया है उसको पहले वैकेट करेंगे और धीरे धीरे फिर ज्यादा सेंसिटिव एरियाज को धीरे धीरे वैकेट करेंगे सियाचिन ग्लेशियर के आसपास में, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है बैकग्राउंड के साथ प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितना सियाचिन को रिलेटेड जितना इशू है वो सारा का सारा कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे क्या क्या अपडेट चल रही है उसके बीच में, ठीक है। अब देखिए
फिर से 1992 में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वहां पर भी कहीं ना कहीं रुक गया था, मतलब वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाई थी। 2006 के अंदर फिर से जो हुई थी वो फिर से ऑपोजिशन के अंदर आ गई और फिर से ये ड्रॉप हो गई, मतलब फिर से ये चीज साइन नहीं हो पाई थी। लेकिन यहां पर माना जा रहा था, ऑथर के द्वारा ये माना जा रहा है कि अगर ये एग्रीमेंट 2006 वाला साइन हो गया होता तो ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव होता, बिकॉज यहां पर पहली बात तो पाकिस्तान एजीपीएल को मानने को रेडी हो गया था, और सेकंड चीज दोनों ही फोर्सेस अपने अपने आप को विड्रॉ करने को रेडी हो गई थी, और ये कहीं ना कहीं हमारा जो कन्फ्रंटिंग थ्रेट्स था पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर के आसपास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। देखिए यहां पर ऑथर का कहना यह है कि सियाचिन का प्रॉब्लम सॉल्व करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान का वो एरिया बहुत ही डीमिलिटराइज जोन रहना चाहिए, सिर्फ ये बात नहीं है। सेकंड चीज ये बोलते हैं कि जो सियाचिन का एरिया है बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है, वहां पर अगर हम अपने पहली बात तो अपने ह्यूमंस को भेज रहे हैं, मतलब अपने फोर्सेस को भेज रहे हैं, हम अपने मटीरियल्स को भेज रहे हैं, जितना हम कॉस्ट वहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं ना, वो मतलब वो सही नहीं है, राइट। वहां पर लोगों को वहां पर डालना सियाचिन के जहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज मोर देन -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे भी कम कभी कभी टेम्परेचर जाता है। तो क्या इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप अपने जवानों को चाहते हैं, अपने आर्मी इंडियन आर्मी के लोगों को भेजना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं भेजना चाहते, राइट, बिकॉज दे आर देयर टू मतलब हमारी कंट्री को हमारी कंट्री के उसके लिए सिक्योरिटी के लिए, दैट इज करेक्ट। बट सियाचिन जो है बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, ठीक है, ऐसा इनका बोलना है। आई होप आपको फर्स्ट अग्रीमेंट जो फर्स्ट आर्टिकल था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड जो एडिटोरियल जिसके बारे में बात करना है। दिस इज आल्सो इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एंड इट टॉक्स अबाउट द वुमेन एंड द फोर्सेस। दिस हैज बीन रिटन बाय मिसेस सुनंदा मेहता, शी इज अ ऑथर, ठीक है। सो लेट्स डाइव इन टू दिस। देखिए 1992 में इंडियन आर्मी ने पहली बार नॉन मेडिकल रोल्स था उसके अंदर वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट करना स्टार्ट किया था, ठीक है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो 1992 था सबसे पहले जहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यानी कि कुछ सालों के लिए इंडियन वुमेन ऑफिसर्स को यहां पर इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया। बट उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर, ठीक है, जाकर यानी कि देख रहे हैं आप 30 सालों के बाद जाकर एक ऐसा स्टेप लिया जिससे कि जो वुमेन्स के लिए जो एनडीए है यानी कि नेशनल डिफेंस अकेडमी है फिर से उसको ओपन किया गया, जहां पर इंडियन आर्मी के अंदर जो वुमेन्स थी उनको फिर से परमानेंट कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है किसी भी कॉर्प्स के अंदर। देखिए अभी तक यहां पर क्या था, सिर्फ या तो मेडिकल कॉर्प्स के अंदर या फिर कुछ और कॉर्प्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, सिर्फ इन्हीं कॉर्प्स के अंदर अभी तक वुमेन्स को इंक्लूड किया जाता था, दैट टू फॉर अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब यहां पर क्या किया गया, इनको परमानेंट कमीशन दिया गया है, मतलब दे कैन सर्व एंटायर लाइफ यानी कि 60 की लाइफ तक वो अपने आप को सर्व कर सकती है इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर किसी भी कॉर्प्स के अंदर जो भी वो चाहती है, साथ ही साथ कॉम्बैट के अंदर भी, मतलब दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इन्फेंट्री। इंडियन इन्फेंट्री फोर्सेस कौन सी होती है, दे आर द फोर्सेस जो एक्चुअली आगे जाकर फाइट करती है, ठीक है। अब देखिए इंडियन आर्मी के अंदर जो वुमेन्स को अगर हम इंक्लूड करेंगे उससे क्या फायदा होगा, पहली बात तो क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब क्वांटिटी मतलब एक अच्छे ऑफिसर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, और सेकंड क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। वुमेन्स आर ऑलवेज अ गुड ऑफिसर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें मेन प्लस वुमेन है, राइट, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स है। अगर हम सिर्फ मेन्स को यहां पर ऑफिसर की तरह चूज करते हैं और वुमेन्स को हम कंसिडर भी नहीं करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक्चुअली अपनी जो हमारी कंट्री है उसका सिर्फ हाफ ही पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं, हम बाकी हाफ को तो हम ऑफिसर्स के लिए यूज भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो ये है कि यहां पर हमें वुमेन्स को कंसीडर करना है, ताकि तभी तो हमें अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे ना। सेकंड मतलब जो सेकंड साइड है उससे भी, इसलिए यहां पर हमारा जो सेकंड साइड है यानी कि जो वुमेन्स हैं उनको भी एक प्रॉपर चांस मिलना चाहिए, एटलीस्ट उनको अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए, ताकि जो हमें ऑफिसर्स मिल रहे हैं वो मेल प्लस वुमेन दोनों की तरफ से मिले, ताकि अच्छे ऑफिसर्स को हमारे पास एक अच्छा ग्रुप हो सके, राइट। अब देखिए द नंबर ऑफ वुमेन ऑफिसर्स जो हमारी फोर्स के अंदर है वो लगातार लो हो रखा है, ठीक है। पिछले 30 साल से अगर आप देखेंगे डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट इंटरवेंशन के कारण भी, इसके बावजूद भी हमारे इंडियन जो वुमेन ऑफिसर्स है इंडियन आर्मी के अंदर वो काफी कम है। दिस इज डिस्पाइट द वुमेन्स को ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है परमानेंट कमीशन के थ्रू, यहां पर लीगल कॉर्प्स और एजुकेशन कॉर्प्स के अंदर 2008 के अंदर उनको इंक्लूड किया गया था, मतलब इंडियन वुमेन जो थी उनको ऑफिसर्स के रूप में यहां पे अलाउ किया गया था कि वो परमानेंट कमीशन हो सकती हैं इंडियन लीगल कॉर्प्स में और इंडियन एजुकेशन कॉर्प्स में। इसके बाद 2020 के अंदर क्या हुआ, 8 और ऐसे नॉन कॉम्बैट फोर्सेस थे, मतलब नॉन कॉम्बैट जो कॉर्प्स होते हैं इंडियन आर्मी के, उसके अंदर उनको परमानेंट कमीशन दिया गया था, ठीक है। बट आप देख सकते हैं यहां पे नॉन कॉम्बैट एक वर्ड जो है उस कॉम्बैट उसको कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ जोड़ा जाता है कि वुमेन जो है नॉन कॉम्बैट में नहीं जा सकती। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था, राइट। फाइनली अगर आप 2020 का एक अग्रीमेंट मतलब एक प्रॉपर डेटा देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा इंडियन आर्मी के अंदर जो वुमेन्स ऑफिसर है दे आर जस्ट 3% एक्सक्लूडिंग द मेडिकल कॉर्प्सेस। आपने मेडिकल कॉर्प्स के अंदर तो इंक्लूड किया हुआ है वुमेन्स को, बट उसके अलावा हर जगह सिर्फ 3% ही मिलाता है, मतलब पूरे सबको मिलाकर सिर्फ 3% वुमेन्स ही इंडियन आर्मी के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप बाकी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो यूएसए के साथ अराउंड यूएसए के अंदर 16% वुमेन्स हैं, फ्रांस की जो आर्मी है उसके अंदर 15% वुमेन्स हैं, रशिया और यूके के अंदर 10% वुमेन्स हैं। मतलब देख सकते हैं दे गिव मोर कंसिडरेशन टू वुमेन्स आल्सो, बट इंडिया के अंदर दिस इज जस्ट 3%। होपफुली जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर आया है दिस कैन प्रूव टू बी ए गेम चेंजर, ठीक है। अगर ये गेम चेंजर की तरफ प्रूव हो गया तो हमें यहाँ पर मेल ऑफिसर्स के साथ साथ जो फीमेल ऑफिसर्स हैं दैट विल आल्सो गिव अस वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स इन हमारे इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी के अंदर, राइट। दिस में इफेक्टिवली एड्रेस द लॉन्ग स्टैंडिंग शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स।
नाउ इंडिया की अगर बात करें, इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है। अगर आप राज्यसभा का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन हुआ था अगर उसको आप देखेंगे तो वहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस था, यानी कि जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के जो पर्सनल थे, उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ आर्मी के अंदर ही 7,000 से ज्यादा ऑफिसर्स की शॉर्टेज चल रही है अभी। इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो कैपेबल यंगस्टर्स हैं, जिनको एक्चुअली आर्मी के अंदर ऑप्ट करना चाहिए, जो आर्मी के एज अ करियर ऑप्ट करना चाहिए, उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। पहले जो डिफेंस ऑफिसर्स के जो बच्चे हुआ करते थे, दे यूज्ड टू कम टू डिफेंस सर्विसेज एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब डिफेंस के जो बच्चे थे वो डिफेंस में आया करते थे, बट अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाते हैं बिकॉज ऑफ मोर मनी, ठीक है। इसलिए दे मूव टू समवेयर एल्स, और जो इंडियन आर्मी के लिए जो अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर अगर बॉयज नहीं मिल रहे हैं तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द गर्ल्स, ठीक है, बिकॉज डॉटर्स कैन ऑल्सो बी गिवन अ परमानेंट कमीशन एंड दे कैन ऑल्सो बी वेरी गुड ऑफिसर्स, जस्ट लाइक जो बाकी अभी तक हमें अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं, उसी तरीके से जो आज की बेटियां हैं वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर्स की तरह आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ देम लुकिंग एट दिस एज अ मोर चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग करियर। दिस कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल करियर फॉर वुमेन्स ऑल्सो। फरवरी 2020 के अंदर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको भी कमांड पोजीशंस मिलेंगे एंड ऑन पार विद मेल ऑफिसर्स। जो देखिए मेल ऑफिसर्स को जो डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज मिलती है, दे गेट एंटायर कमांड टू रन, मतलब एक मेल ऑफिसर्स के अंदर पूरा पूरा कमांड रन करता है, उसी तरीके से जो वुमेन्स ऑफिसर है उनके अंदर भी पूरी तरीके से उनको कमांड पोजीशंस मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, इससे पहले जब भी आप वुमेन्स को आर्मी में लाने की बात करते हैं तो मतलब बात करते थे तो तीन मेन प्रॉब्लम्स होती थी, एंड दीज आर ऑपरेशनल इश्यूज, प्रैक्टिकल इश्यूज एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। इन तीनों चीजों का हवाला देकर अभी तक इंडियन वुमेन जो है उनको इंडियन आर्मी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेड दैट डिनाइंग वुमेन्स कमांड्स बेस्ड ऑन ये तीन चीजें, कि वो ऑपरेशनली एफिशिएंट नहीं है, प्रैक्टिकली एफिशिएंट नहीं है, फिर कल्चरली एफिशिएंट नहीं है, ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है। हम यहाँ पर वुमेन्स को इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के कारण यहाँ पर वुमेन्स को इंडियन आर्मी के अंदर इंक्लूड करने से मना नहीं कर सकते, राइट। इसी चीज के लिए यहाँ पर बोला है कि स्टीरियोटाइप्स जो है यहाँ पर उसको तोड़ने की जरूरत है, और इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स को यहाँ पर वुमेन ऑफिसर्स को भी इंक्लूड करने की जरूरत है, ठीक है। नेवरदलेस कि रियलिटी देखिए ये है कि वुमेन्स, यस वुमेन्स आर रेडी, दे आर वेरी मच रेडी, बट द पॉइंट इज कि जो उनका जो एटीट्यूड है ना, वो बाकी चीजों के लिए जो उनका जो एटीट्यूड है उसको वहां पर कॉम्बैट करने की जरूरत है, उस चीज को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पर उनको सोसाइटल इश्यूज आएंगे, जो हर्डल्स आएंगे, उन चीज को यहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से उनको फाइट करने की जरूरत है, ठीक है। रेस्ट ऑल दे आर परफेक्टली फाइन एंड दे आर मोर देन रेडी टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें बात करनी है, इट इज अबाउट द 3D प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम 3D प्रिंटिंग के बारे में समझेंगे कि 3D प्रिंटिंग इज नॉट जस्ट फ्यूचर, ठीक है। अब ये फ्यूचर नहीं है, नाउ इट इज इन द प्रेजेंट, ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नाउ देखिए, जो 3D प्रिंटिंग होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्यों उसको ऐसा बोलते हैं? सबसे पहले देखिए, आपको यह समझना है, यहां पर किसी चीज को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए चीजों को ऐड किया जाता है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें क्या होता है, चीजों को रिमूव किया जाता है, ठीक है, उनको रिमूविंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड कहा जाता है। बट जो 3D प्रिंटिंग है दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अभी जो मान लीजिए वुड्स को लेकर एक अगर टॉय बनाया था, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक वुड लेते हैं, ठीक है, सैंपल वुड लेते हैं, फिर उसको काटते हैं, राइट, उसको काटते हैं एंड देन इट इज कार्व्ड इनटू अ पर्टिकुलर टॉय। जो भी आपको शेप देना उसमें आप शेप करते हैं। तो ये सब चीजें इनको यहां पर क्या किया जाता है, इनको यहां पर एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इसे कहते हैं रिमूविंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड। बट यहां पर 3D प्रिंटिंग क्या होता है, यहां पर जितनी चीजें चाहिए होती हैं उसको उसी अमाउंट में अंदर डाला जाता है, ठीक है। जब डालते हैं तो वो एक्चुअली आगे जाकर ये शेप ले लेता है, ठीक है, थ्रू अ 3D प्रिंटर। नाउ जो मटेरियल्स होते हैं दे कैन बी थ्रू लिक्विड मीडियम के अंदर, सेमी लिक्विड के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में होते हैं। इन तीनों ही फॉर्म के अंदर उन चीजों को डाल करके उसके बाद प्रिसीजन के साथ, मतलब जितना चीज चाहिए उतना ही चीज वहां पे डाला जाता है। कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पे डिजाइन की जाती है, ड्राइंग की जाती है, और उसके बाद सेलेक्टिवली उनको मेल्ट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के थ्रू या फिर लेजर बीम के थ्रू उस चीज को इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है, और ये पर्टिकुलर जो चीज है वो बनती है 3D प्रिंटिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, जो 3D प्रिंटर का जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था दैट वाज फॉर्मड इन 1981 बाय समवन इन जापान दैट वाज कॉल्ड एज हिदेयो कोदामा, ठीक है। ये पर्सन थे जिन्होंने जापान के अंदर जिन्होंने पहली बार ये 3D प्रिंटिंग का बनाया था, और उसके एक साल के बाद ही उन्होंने चार्ल्स हल ने एक पर्सन थे जिन्होंने इस चीज का पेटेंट कराया था, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग ऑलरेडी पहली बात तो पेटेंटेड है बाय अ पर्सन कॉल्ड एज चार्ल्स हल, जो कि काफी पहले हो चुकी थी, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज स्टीरियोलिथोग्राफी। आपको ये भी यहां पर ये चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप इन कुछ पिक्चर्स को देखेंगे यहाँ आपको समझ आएगा। नाउ दीज आर सम ऑफ द 3D प्रिंटर्स, ठीक है। ये देखिए लास्ट पिक्चर को देखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटोटाइप, जिस तरीके से काम करता है। आप यहाँ पर चीजों को डाला जाता है, यहाँ पर चीजों को डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये लेजर देख रहे हैं, लेजर की हेल्प से बनाया जाता है। नाउ सी दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर आप इस पर्टिकुलर प्रिंटर को देखेंगे, यहाँ पर देखिए टॉप पे ये चीज को डाला जाता है, ठीक है। मेनली यहाँ पर प्लास्टिक यूज किया जाता है, रेजिन को यूज किया जाता है, ठीक है, इन सब चीजों को यूज करते हैं, और उसके बाद एक जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के थ्रू आप इसको कमांड दे सकते हैं। कमांड देने के बाद उस चीज को यहाँ पर वो लेजर के थ्रू बनाने की कोशिश करता है।
होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द मटेरियल जो इनपुट है, ठीक है, इनपुट के थ्रू यहां पर जाता है, ठीक है, चीजें यहां पर इसके अंदर ये मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद ये जो चीज देख रहे हैं ना आप, ये एक्चुअली हेल्प करता है इस चीज को बनाने के अंदर, ठीक है। दिस शेप हैज बीन एक्चुअली मेड बाय दिस पर्टिकुलर 3D प्रिंटर। इसका फर्स्ट डिजाइन जो है, सबसे पहले इसका डिजाइन जो है बनाया जाता है एक टाइप के, ठीक है, लैपी के अंदर इसको बनाया जाता है, फिर कंप्यूटर के थ्रू इसको बनाया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है, उसके बाद इस चीज को यहां पर आप 3D फॉर्म में इसको बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सैंडल्स को बनाया गया है, यहाँ पर एक टॉय को बनाया गया है, ये सब चीजें एक्चुअली हैं जो शॉप में देखिए, यहाँ पर एक टॉय को बनाया गया है, एक टाइप का शेप बनाया गया है, ठीक है, जो आप इस पर्टिकुलर इनपुट के थ्रू बना सकते हो, ठीक है। और आपको बेसिक चीजें समझ आ गई एग्जैक्टली कैसे काम करता है। नाउ हमारे लिए जो काम का है कि जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। पहली बात तो जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होता है उससे ज्यादा तो ये बहुत ज्यादा बेटर है। देखिए जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, ये बहुत ही इजीली इसको प्रोड्यूस कर सकता है। इसके साथ ही साथ मल्टीपल पार्ट्स को बहुत ही इजी अमेलगमेट कर सकता है, मतलब ये जोड़ जोड़ कर चीजों को बना सकता है। इसके लिए आपको कट पीस करने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी जो चीजें बनती है क्या होता है, उसमें मान लीजिए आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 3 चीजों को ऐड करना है, तो आप ऐसा करते हैं कि पहला वाला पार्ट बनाते हैं, दूसरा पार्ट बनाते हैं, तीसरा पार्ट बनाते हैं, फिर तीनों को यहाँ पर आप जोड़ देते हैं। बट यहाँ पर आपको इस चीज को एएम के अंदर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहां पर चीजों को बनाएंगे और मल्टीपल पार्ट्स को ऑटोमेटिकली यहां पे आप अमलगेमेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, दैट इज ग्रेटली एनहांस्ड। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली जब वो मोल्ड्स बनाता है, कोई डाइस बनाता है, किसी भी चीज का पार्ट्स बनाता है, राइट, वहां पर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। क्यों? देखिए फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर स्ट्रांग इसलिए होती है बिकॉज आप जिस मर्जी चाहे का मटेरियल यूज कर सकते हो। अगर आप रबर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। अगर आप प्लास्टिक यूज करेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी टफ होगी, राइट। इसी तरीके से मतलब आप फ्लेक्सिबिलिटी को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, यानी कि उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। अब जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो 3D प्रिंटिंग है वो परमिट करता है शॉर्टर मैन्युफैक्चरिंग रन। इसका मतलब क्या है, एक चीज को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आपको जो भी टाइम लगेगा उसको सिर्फ आपको उसका डिजाइन बनाने में लगेगा। डिजाइन बना करके आप उस कंप्यूटर के अंदर या फिर उस प्रिंटर के अंदर जो भी चीजें, जो इनपुट्स है, अगर आप वो सब डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो 3D प्रिंटर है वो इन चीजों को बनाकर आपके सामने रख देगा, ठीक है। साथ ही साथ ये अपने आप को कस्टमाइज करने में बहुत ही आसान है, बिकॉज देखिए मान लीजिए आपने एक चीज बनाया, ठीक है, आपने उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, आपने बनाकर देखा, आपको सही नहीं लगा, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर उस चीज को वहां पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर और फिर से उसको कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका इस बार अच्छा बन जाए, राइट, नहीं तो आपको उसके अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा, राइट। अगर आपको फिर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको फिर से अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। बट एक्चुअली जो ट्रेडिशनल मेथड्स होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वुड का अगर टॉय बनाना है, आपने पहले बनाया, अगर वो अच्छा नहीं बना तो ये पूरा चीज आपका डिस्कार्ड हो गया, राइट। इसको आपको फेंकना पड़ेगा, एक नया मटेरियल फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से बनाना होगा। हो सकता है कि इसके अंदर फिर से कोई और न्यू इशू आ जाए, बट यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर कुछ भी रियल टाइम में नहीं करना होता है, आपको हर चीज सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर सॉल्व करना होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है उसके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि कस्टमाइज इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सेकंड चीज, इसका वेस्ट बहुत ही कम होता है। क्यों वेस्ट कम होता है? देखिए जैसे हमने बात की थी, जो पहले वाला जो अभी जो मेथड यूज होता है उसके अंदर क्या होता है, रिमूविंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज होता है। इसका मतलब है कि एक वुड को पकड़ते हैं, उसको कार्व आउट करते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हम फेंक देते हैं, दैट इज वेस्ट मटेरियल। बट एएम के अंदर यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जितनी चीजें चाहिए आप उतनी ही चीजें डालते हो। उसके कारण क्या होता है, आपका मटेरियल कॉस्ट बचता है, आपका डिस्पोजल कॉस्ट बचता है, मतलब जितना मटेरियल आपको खरीदना है वो काफी कम हो जाता है। डिस्पोज जो आपका वेस्ट जा रहा है वो भी आपका उसका कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है। इससे कारण इट ऑल्सो सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ रिपेयरिंग या फिर प्रोड्यूसिंग एंड ऑफ द टूल्स एंड पार्ट्स। किसी भी पर्टिकुलर जो भी किसी टाइप की इंडस्ट्री होती है उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि एक पर्टिकुलर मशीन अपने जब एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच जाएगी उसके बाद उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। बट जो भी आप 3D प्रिंटर देखेंगे उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 3D प्रिंटर का सीधा सा मतलब है आप उसके अंदर अगर इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट देगा, राइट। अगर आप उसके अंदर जितना रॉ मटेरियल डालते रहेंगे उतना आपको वो अच्छे आपको चीजें बनाकर मतलब देगा, राइट। इसका बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है जिस तरीके से काम करता है। थर्ड, इसका लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है। लेबर कॉस्ट कम क्यों है? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें लेबर की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो नॉर्मली कमांड दे सके, उस कंप्यूटर के अंदर कमांड दे सके, जो आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। अगर आप किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं तो आपको वहां पर लेबर्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारा काम जो है यहाँ पर मशीन खुद ही कर सकता है। 3D प्रिंटिंग के थ्रू यहाँ पर मशीन कर सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसा हमने बात की थी, न्यू आइटम के साथ आप कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपको एक चीज अच्छी नहीं लग रही है आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब चेंजेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ और पसंद आएगा। अगर आप पसंद आएगा तो आप उस चीज को बनाकर देख सकते हो सकता है कि जो न्यू चीज बने वो काफी ज्यादा अच्छी बन जाए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जिसके साथ आप लगातार एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लगातार उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। देखिए जैसे अभी जो बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है ना, उसको कोशिश की जा रही है ऐसे मटेरियल से बनाने की जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंटल के हिसाब से बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो।
तो अगर हम किसी तरीके से जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल चीजें हैं उससे अगर हम किसी चीज को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज फाइनल जो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो भी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा काफी, राइट। तो देखिए जैसे अभी बहुत सारी चीजें जो है प्लास्टिक के थ्रू बनाई जा रही है, अगर हम प्लास्टिक को यहाँ पर हटा दें, प्लास्टिक को साइड करके किसी ऐसी चीज से बनाए जो कि पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जैसे पेपर बना रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा पेपर आता है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, अगर इससे हम किसी चीज को बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेम चीज बनेगा, सेम उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, बट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बट वो पूरी तरीके से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, मतलब आगे जाकर वो एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जो ऑथर है यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला उन्होंने जो एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में बोला है कि वहां पे जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज वहां पर हम फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं, एएम के थ्रू हम फ्यूल को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस एयरक्राफ्ट की स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एजिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अभी जो चीजें एयरक्राफ्ट की जो बॉडी बनाने में हेल्प करती है उसको अगर हम किसी तरीके से इस तरीके से बना सके, उसको और ज्यादा अजाइल बना सके, मतलब और ज्यादा फास्ट मूव कर सके, एयर को और बेटर तरीके से काट सके वो, तो क्या होगा, इससे और ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जीई नाम की कंपनी है जहां पर जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने वो इस चीज पे लगातार काम कर रहे हैं, और यहां पर देखा गया है कि उन्होंने इस एक एयरक्राफ्ट होता है उसको नॉर्मली बनाने में 800 पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, 800 डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ लाकर के एक एयरक्राफ्ट बनता है, एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट फ्रॉम 800 टू अराउंड 12, मतलब वो सिर्फ 12 पार्ट्स के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट बना दिया वहां पर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे कितनी ज्यादा एफिशिएंट है ये। देखिए 800 अलग अलग चीजों को जो हम बनाना था उससे बेटर हम सिर्फ 12 चीजों को बना रहे हैं यहां पर। सेकंड, हमने इंजन को इस तरीके से बनाया है कि वो सेम एफिशिएंसी दे रहा है, बट उसका जो वेट है वो 5% कम हो गया। तो अगर वेट 5% कम होगा तो उसका मतलब क्या है कि एयरक्राफ्ट का ओवरऑल जो वेट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड फाइनली हमने जो उसको फ्यूल को जो कंज्यूम करने का जो मेथड्स होते हैं उसको उसमें कुछ मतलब एफिशिएंसी को लाने की कोशिश की है, और उसके थ्रू जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट हैज आल्सो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है बाय अराउंड 20%। तो दिस इज हाउ वी हैव ट्राइड टू एक्चुअली एनहांस दिस पर्टिकुलर थिंग यूजिंग एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड, यानी कि 3D प्रिंटिंग के मेथड की हेल्प से। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज होता है। सबसे पहले देखिए जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री यानी कि जो गाड़ियां वगैरह की इंडस्ट्री, व्हीकल्स की इंडस्ट्री होती है, इसके अलावा मिलिट्री कॉम्बैट का सिस्टम होता है, इसके अंदर भी देखिए आप फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काम कर सकते हो, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए काम कर सकते हो, एजिलिटी को इंक्रीज करने के लिए काम किया जाता है, राइट। इन सब चीजों के लिए इसके अंदर भी यूज करते हैं। अगर आप स्पेस इंडस्ट्री की बात करेंगे, स्पेस एप्लीकेशन के लिए भी इसका यहां पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, बिकॉज देखिए जो लॉन्च व्हीकल है, अगर किसी तरीके से हम लॉन्च व्हीकल को यहां पर 3D प्रिंटिंग के थ्रू बना सके तो उसका वेट काफी हम लो कर सकते हैं, मतलब हम किसी ऐसी चीज को यूज करके बना सकते हैं जो हमें सेम एफिशिएंसी दे बट उसका वेट काफी कम हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम ज्यादा से ज्यादा हायर पेलोड को ऊपर लेके जा सकते हैं। देखिए अगर रॉकेट का वेट कम होगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वो एफिशिएंसी सेम दे रहा है बट उसका वेट खुद का कम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पेलोड को अपने अंदर लेके और ज्यादा मतलब पेलोड को लेके जा सकता है। मतलब जहां हम एक बार में 10 सैटेलाइट भेज रहे थे, हो सकता है हम 11 सैटेलाइट भेज सकते हैं एक बार में, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे, तो यहां पर भी हमें कॉस्ट को सेव करने में हेल्प होगा, और डिफरेंट टूलिंग कॉस्ट होती है उसको हमें सेव करने में हेल्प होगा। मतलब छोटी छोटी चीजें यहां पर इंक्रीज होकर काफी ज्यादा बड़ा फायदा देंगी। अगर हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें, वहां पर भी ऑर्थोपीडिया होता है, जहां पर जैसे बोन से रिलेटेड कोई इंप्लांट्स वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा किसी की अगर बोन में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर एक रॉड टाइप वहां पे लगाया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर। वो सब चीजें जो होती हैं उसको बनाने में काफी ज्यादा मेथड लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है उस चीज को बनाने के लिए। यहाँ पर आप सर्जिकल इंप्लांट्स जितने होते हैं, ठीक है, कस्टमाइज जो प्रोस्थेटिक्स होते हैं, आपने जो देखा होगा, इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग, ठीक है। ये सब चीजें आप 3D प्रिंटिंग के थ्रू अगर बनाएंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और काफी ज्यादा कम मतलब कम कॉस्ट में बन सकता है आपको, ठीक है। ये सब चीजें एक्चुअली इस चीज को और ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब देखिए जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे जाकर प्रिसीजन में भी काफी हेल्प करता है। देखिए अगर आप एग्जैक्ट एक मतलब मॉडल बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर और एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनाना चाहते हैं तो आपका एग्जैक्ट रेप्लिका निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि आप जितना प्रिसीजन मतलब जितना प्रिसाइजली आप एक पर्टिकुलर चीज को जितना पतला करना चाहते हैं, जितना मोटा करना चाहते हैं, हर चीज को आप कर सकते हैं। जितना चाहे आप उसमें इनोवेट कर सकते हैं, जैसा हमने लगातार बात की है कि आप लगातार सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, काफी ज्यादा इसके अंदर आप टेक्नोलॉजी को इंटरवीन कर सकते हैं, काफी ज्यादा इसको अंदर और ज्यादा इनोवेट कर सकते हैं। न्यू टाइप के अपैरल्स होते हैं, ज्वेलरीज होती है, इन सबको आप इसके थ्रू बना सकते हैं जो ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बनेंगे। यहां तक कि जो बैंक्स है उन्होंने भी एटीएम के अंदर यहां पर एएम को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि एटीएम के जो स्पेशली जो वो वाला पार्ट होता है जहां पर कार्ड को इंसर्ट किया जाता है, वहां पर कार्ड को स्किमिंग करने से रोका जा सकता है, फ्रॉड करने से रोका जा सकता है। यहां पर भी एटीएम के अंदर भी इस चीज को यूज किया जा रहा है। ना देखिए बिग रैप नाम की कंपनी है जहां पर उन्होंने पहला एएम का यानी कि आईटी मैन्युफैक्चरिंग का एक मोटर बाइक बनाया था 2019 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट था और बहुत ज्यादा फास्ट था, ठीक है। तो ये दो फायदे देखे गए थे। सेकंड चीज, एपिस्कॉर नाम की कंपनी थी, उन्होंने तो एक स्टेप और आगे गए, उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक पूरा का पूरा हाउस बना के रख दिया, मतलब 3D प्रिंटिंग के थ्रू। और आप समझ रहे हैं 24 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा एक रेसिडेंशियल हाउस बना के रख दिया, ठीक है, सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। तो ये एक्चुअली शो करता है कि हम कैसे अपने कंस्ट्रक्शन के डिजाइन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ उसका मॉडल हो, उसका अगर आपने सॉफ्टवेयर जनरेट कर लिया प्रॉपर्ली, तो उसके बाद आपको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
इसी के लिए देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके कारण जो बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं वो लगातार ऐसे ऐसे न्यू न्यू चीजें ढूंढ रही हैं, ऐसे रेजिन्स ढूंढ रही है, ऐसे पॉलीमर्स ढूंढ रही है, ऐसे मेटल के पाउडर्स ढूंढ रही है, जिसको एक्चुअली हम 3D प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब एज इनपुट्स की तरह यूज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमें कोई चीज आयरन से बनाना है, ठीक है, कुछ लोहे से बनाना है। अब अगर हम आयरन को स्मेल्टिंग करके जो डिफरेंट प्रोसीजर जो अभी होते हैं उसको अगर हम यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक कंपोनेंट को बनाने में काफी टाइम लगता है। बट अगर देखिए अगर एक 24 घंटे के अंदर हम पूरा का पूरा घर बना सकते हैं तो ऑब्वियसली सोचिए उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी हम कितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम किस तरीके से आयरन का पाउडर बना दें, ठीक है, और पाउडर को अगर हम यहाँ पर एक फ्यूल की तरह यानी कि इनपुट की तरह यूज करें 3D जो प्रिंटर होता है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली आप किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के आयरन के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं कि आयरन के थ्रू भी बना सकते हैं अगर उसको अगर आप आयरन को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे 3D प्रिंटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं ऑब्वियसली जिसके अंदर ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जब आता है कि ऐसा ना हो कि जब आईटी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग की जब बिजनेस आए तो जितने भी अभी अभी की बिजनेस है वो सबके सब बंद हो जाएगी, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर का कहना यह है कि जब एम आएगा भी ना तो इसका ये मतलब नहीं है पूरी तरीके से एक बार में ही सारी की सारी इकोनॉमीज को बंद कर देगा। ये टाइप का चैलेंज प्रोवाइड करेगा, कंपटीशन प्रोवाइड करेगा। जब कंपटीशन प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो कंपनीज है या तो वो अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगी या फिर वो भी एम को यानी कि वो भी अडॉप्ट करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, पहला तो है फ्रीट कॉस्ट और दूसरा है ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। फ्रीट कॉस्ट का मतलब होता है सामान को एक जगह से सेकंड जगह मूव करने का जो कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा है, और सेकंड जो ग्लोबल मतलब जितनी भी चीजें हैं उसको मतलब चीजों को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। ये सब एक्चुअली एम को अंडरस्कोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मतलब ऑल्टरनेटिव जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है ये एक बहुत ही ऑल्टरनेटिव वर्दी है, इसको अंडर कंसिडरेशन तो एटलीस्ट हमें लेना ही चाहिए। यहां पर ऑथर एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं। देखिए अभी के टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक कंपोनेंट को बनाने के लिए आप जो उसके इनपुट्स हैं वो अलग अलग चीजों से लेकर आते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक पेन बनाना है, एग्जांपल एक पेन बनाना है। अब पेन के जैसे सपोज टोटल 4 पार्ट्स हैं, आपने वो 4 पार्ट्स 4 डिफरेंट कंपनी से खरीदे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी, 4 जगहों से आपने इसके कंपोनेंट्स खरीदे। 5वीं कंपनी में आकर आपने इसको मर्ज किया और आपने इसको पेन को बनाकर अब मार्केट के अंदर आपने इसको लॉन्च कर दिया। नाउ एम देखिए अब इस चीजों को करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आपको पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ा, ए से लाने का, बी से लाने का, सी से लाने का, डी से लाने का, राइट। देखिए ये बात अलग है कि ऑब्वियसली चारों को यहाँ पर इंप्लॉयमेंट मिल रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने की। तो एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम किसी तरीके से ये चारों चीजें यानी कि 5 चीजें एक जगह पे कर सकें तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। अब देखिए उसके लिए अगर हम एम को यूज करें यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा आईटी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग है उसको यूज करें कि एक ही अगर हम कंपनी के अंदर 4 डिफरेंट मशीन रखें। ठीक है, पहले मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर रखे हम उस कंपोनेंट का जो ए बनाता था, सेकंड मशीन के अंदर हम उस कंपोनेंट का रखे जो बी बनाता था, सिमिलरली सी और डी के लिए, मतलब 4 मशीन्स रखें, चारों से ऑटोमेटिकली सामान बनते जाएंगे और हम उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ही उसको हम यहां पर असेंबल करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। आई होप आपको ऑथर का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो समझ आ रहा होगा कि एम जो है यहां पर आगे जाकर बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि 3D प्रिंटिंग जो है आगे जाकर एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि धीरे धीरे डिमांड फोरकास्टिंग होने वाली है, मतलब अगर हम डिमांड की फोरकास्टिंग की बात करें यानी कि जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोविड के बाद हो सकता है कि डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। उसके कारण क्या होगा, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड अचानक से बढ़ेगी, उनके पार्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अब उसको रीजनेबल टाइम के अंदर पहली बात तो प्रोड्यूस करना और उसको मार्केट तक पहुंचाना ताकि वो कंज्यूम किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस चीज को यहां पर सॉल्व करने के लिए एम को हम यहां पर यूज कर सकते हैं। इस चीज के लिए यहां पर एम जो है वो मतलब द फ्लेक्सिबिलिटी दैट एम ऑफर्स हियर इज अनमैच्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड को एनहांस कर सकता है, ये जो एफिशिएंसी है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी प्रॉपर्ली। नाउ अगर हम किसी तरीके से जो हमारा एक्सेस इन्वेंट्री है उसका जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको हम सेव कर सकें, ठीक है, जो वेयर हाउसिंग होता है, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी एबीसीडी जो है 4 डिफरेंट कंपनीज है उनको आप लाएंगे, जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होगा उसको आपको स्टोरेज करना है, वेयर हाउसिंग में रखना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड कीपिंग कॉस्ट है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना इसको आप पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, ठीक है, आप एम के थ्रू। इसके अलावा अगर आप चाहे मान लीजिए कि आपका जो टोटल जो आपने सामान बनाया था, टोटल 5 चीजें बनाई थी, 5 बिक गई और अचानक से इसकी डिमांड बढ़ गई, तो आपको देखिए यहां पर हर एक कंपनी के ऊपर बाकी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि पहले ए मुझे भेजेगी, बी भेजेगी, उसके बाद मैं चीजों को असेंबल करूंगा, उसके बाद मैं मार्केट के अंदर उसको लॉन्च करूंगा। आप सिंपली अपने मशीन को एक और कमांड दे सकते हैं कि दैट आई नीड, मतलब मान लीजिए कि आपको यहां पर आपने सिंपली मशीन को कमांड दे दिया कि आप मुझे 5 और चीजें ऐसी चाहिए, ठीक है, आपका मशीन सिंपली उस 5 चीजों का रेप्लिका बनाकर आपको दे देगा, आप उन चीजों को सिंपली असेंबल करके फिर से मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे आप यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यहां पर आपको किसी चीज का वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब तक वो चीजें मेरे पास नहीं आएंगी तब तक मैं डिमांड नहीं कर सकता हूं एंड ऑल ऐसा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोडक्शन जो है सारा का सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि डायरेक्टली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अभी तक तो नहीं आया एटलीस्ट। इसी के लिए यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इशू है, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है वो अभी तक यहां पर नहीं आएंगी।
ठीक है। अब यहां पर हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं इस चीज के लिए, जैसा हमने बात की थी कि अगर एक प्रोटोटाइप सही नहीं है तो आप सिंपली सॉफ्टवेयर डिजाइन को चेंज कीजिए और एक नया सॉफ्टवेयर बनाइए, ठीक है, एक नया प्रोटोटाइप बनाइए, उसको बनाकर देखिए। इससे क्या होगा, डिफेक्ट्स धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको यहां पर एक चीज को बनाने के लिए बार बार मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस प्रोटोटाइपिंग को यहां पर यूज कर सकते हो। अब यहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स जब इंटीग्रेट हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तब यहां पर क्या होगा, जो हमारे साइकिल टाइम्स होते हैं, एक चीज को बनाने में जितना साइकिल लगता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। जैसा हमने बात की थी, जहां पर एक चीज को बनाने के लिए जब 4 कंपनी को हम यूज कर रहे थे, उसके बदले में हम सिंपली 4 मशीनें रख लेंगे, जो 4 मशीन जो है अलग अलग चीजों को बनाकर आपके सामने रख के दे देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लीड टाइम आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक चीज को बनाने का जो टाइम है आपका वो काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड चीज, मार्केट के अंदर जो आप किस चीज को लॉन्च कर पा रहे हैं उसका टाइम भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अब देखिए, जो उस चीज की डिजाइन होती है, ड्राइंग्स होती है, बहुत ज्यादा वाइडली शेयर तो आप करेंगे नहीं, इसलिए जो आईपीआर का इशू है, यहाँ पर आईपीआर का इशू भी नहीं आएगा, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू भी नहीं आएगा, पेटेंटिंग का इशू भी नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। इससे क्या होगा, चीजों का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा, जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो क्वोशिएंट है वो भी आगे जाकर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कस्टमर को वहां पर काफी अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलेगी। यहाँ पर यहाँ पर कुछ बॉटलनेक्स भी है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है। क्यों यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज एम के अंदर नहीं आना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कॉस्ट है ऑफ प्रोक्योरिंग 3D प्रिंटर वो काफी ज्यादा है स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप खरीदेंगे, एक न्यू टेक है ये, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा महंगी मिलती है। सेकंड, पोस्ट प्रोडक्शन जो वर्क होता है, मतलब जो प्रोडक्शन हो गया उसके बाद भी आपको काफी चीजें करनी होती है, उसमें एडिशंस करने होते हैं, सेकंड चीज ये। और थर्ड, आपको एक प्रॉपर लेवल ऑफ स्किल चाहिए उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। इन तीनों चीजों को यहाँ पर साथ में करने के लिए ही मतलब करने के बाद ही आप एक्चुअली एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को यूज कर सकते हैं, यानी कि 3D प्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं, उससे पहले आप यूज नहीं कर सकते हैं। दीज आर द मेन बैरियर्स टू द एंट्री, मतलब ये मेन बैरियर्स की तरह है जो एक्चुअली इस मार्केट को उतने अच्छे से ग्रो नहीं करने देता है। अगर आप फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स यानी कि एक टाइप की कंपनी है जो कि बहुत सारी डेटास देती है, अगर इसके आप समझेंगे तो ये बोलता है कि अगले कुछ सालों के अंदर अभी देखिए, अभी जो मार्केट है ना इस पर्टिकुलर एएम का यानी कि 3D प्रिंटिंग का, दैट इज अराउंड $15.3 बिलियन ऑलरेडी, यानी कि अगर इंडियन टर्म्स में देखें तो इट इज मोर देन 1 लाख करोड़ ऑलरेडी। इतना बिजनेस हो चुका है, इतना मार्केट, जबकि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरीके से डेवलप भी नहीं हुई है, इसके बावजूद ऑलरेडी इतना मार्केट कर चुका है। अब देखिए, माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये 24% पर ईयर के हिसाब से ग्रो करेगा, मतलब इतना फास्ट ग्रो कर सकता है। एंड 2028 होते होते दिस 1 लाख करोड़ विल चेंज इनटू 5 लाख करोड़। इतने का मार्केट यहां पे एस्टिमेट किया जा रहा है, इतनी फास्ट ये मूव करने वाला है। इट कुड वेल बी मोर ओइंग टू द पैंडेमिक इंड्यूस्ड इंपेरेटिव्स, जो लगातार डिमांड कम हुई है, वो जैसे ही पैंडेमिक खत्म होगा आप देखिएगा अचानक से डिमांड इंक्रीज होगी, और उस डिमांड को यहां पर फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं एएम यानी कि 3D प्रिंटिंग को यूज करना यहां पर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट को यहां पर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि जो 3D प्रिंटिंग है उसको और ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकें। इसका यहाँ पे सिर्फ ये काम नहीं है कि सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ा देगा। देखिए, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक पर्सन अपने घर के अंदर सिंपली 3D प्रिंटर ला करके चीजों को यहाँ पर अपने घर के अंदर वो कर सकता है, मतलब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है घर के अंदर, तो सेल्फ सफिशिएंसी तो ये इंक्रीज कर ही रहा है, पर साथ ही साथ जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो है धीरे धीरे उनको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेके आ सकता है, मतलब वो जो बहुत ज्यादा जो हैंडमेड चीजों पर डिपेंडेंट है उसको यहाँ पर ऑटोमेट कर सकती है, चीजों को और ज्यादा फास्ट कर सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर दिन में अगर वो 10 चीजें बना रही है उसको इंक्रीज करके वो 100 चीजें कर सकती है, मतलब इतनी फास्ट हो सकती है अगर हम 3D प्रिंटिंग का यूज करेंगे तो। और यहां पर मतलब ऑथर जो है वो ये चीज कह रहे हैं, यहां पर उनका एक सजेशन है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो अभी जो कुछ दिनों में यूनियन बजट आने वाला है, आपको याद होगा 1 फरवरी को यूनियन बजट आता है, जो 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है उसके अंदर वो इस चीज को इंक्लूड कर सकती है कि जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर डेफिसिट? इसका मतलब होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अगर हम एक्सपोर्ट कम करते हैं इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे कंट्री के अंदर आएगा, अगर इंपोर्ट करेंगे तो पैसा कंट्री से बाहर जाएगा। हम इंपोर्ट यहां पे ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, उसके कारण हम डेफिसिट चल रहे हैं। इस डेफिसिट को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम 3D प्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग को यूज करके हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। ये हमारे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का मेन क्रक्स था, ठीक है, जो ऑथर कहना चाहते थे। आई होप आपको तीनों एडिटोरियल प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्सेस में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।